कम से कम आंखें तो खोल लो। इसलिए ये तोहमत लगाना या कुछ करना ये मेरे ऊपर कालिख नहीं है। ये आप अपने आप को उस गड्ढे से कब निकालोगे कि जब आप अपनी सच्चाई को छुपाने के लिए दूसरों पे कलंक मढ़ोगे। ये मैं इनसे कहना चाहता हूँ। सर, जैसे ये जो पूरा प्रोसेस है लोगों को इन्फॉर्म करने का, उनके बिहेवियर में जो जहर इतने सालों से भरा गया है उसको निकालने की कोशिश करने का एक स्लो ग्रेजुअल प्रोसेस है, तो आपको कभी कभी ऐसा नहीं आता कि क्यों कर रहा हूँ मैं ये, जब कोई सुनने कोई तैयार ही नहीं है, या ऐसे मूवमेंट सब हो जाते हैं, तो उसमें आप कैसे, आपकी आज ये होने के बाद भी कल दोबारा जाके वही काम लोगों को इन्फॉर्म करना, अवेयर करना, ये आप मतलब क्या वो आइडियल है जिसकी वजह से आपको ऐसा लगता है कोई बात नहीं ये हो गया, अगली बार शायद कोई और नहीं बेटा, ऐसा बताऊं आपको, हिंदुस्तान में पिछले, मैं ये काम 36 साल से कर रहा हूँ, 1990 से कर रहा हूँ, जनवरी 6 जनवरी से मैं, या बल्कि 89 के दिसंबर में जब अमेरिका से हिंदुस्तान, तब से मान लो 36 बरस हो गए। लेकिन कई मौके ऐसे आए कि जैसे दंगा हुआ, गुजरात की वायलेंस हुई, एक गांव में गया मैं, तो बहुत अफसोस हुआ कि वहाँ के भाई 27 लोग मार दिए गए, लार्जली जिंदा जला दिए गए, और वो रिलीफ कैंप में बाकी परिवार हैं, 157 घर जले थे। लेकिन जब मैं रिलीफ कैंप में गया, जिनके घर के लोग मरे थे उनसे मिला, उनमें मेरे से नफरत नहीं थी। उनकी आंखों की हालत देख के मुझे लगा कि मुझे इस जुल्म के ख़िलाफ़ कुछ करना चाहिए। तो एक तो मौके वैसे आए, और 2 मौके पिछले 5 बरस में दिल्ली में आए। एक लड़कियों ने आंदोलन खड़ा किया, शाहीन बाग आंदोलन, वो बिल्कुल गांधी जी के 1930 वाले नमक सत्याग्रह के जैसा था। उतनी अहिंसा मैंने कहीं देखी नहीं थी। बहुत शालीनता से लड़कियों ने आंदोलन चलाया, और दिल्ली कई जगह चलाया देश में। और दूसरा किसान आंदोलन खड़ा हुआ 13 महीने का, मैं उसमें जाया करता था। उन किसानों की निर्मलता देख के मुझे हिम्मत बंधी। और तीसरा मौका आया, राहुल गांधी ने जब यात्रा निकाली, भारत जोड़ो यात्रा में 3 दिन के लिए गया, उसमें जुनून का माहौल था मुल्क में, नफरत से लोग थर्राते थे, डरते थे सरकार से, लिंचिंग करने वालों से डरते थे। और मैं गया तो मैंने राहुल गांधी से मेरी मुलाकात हुई। 7-8 लोग थे, चाय के ब्रेक में कहीं रुक गए थे उनकी यात्रा में, तो उनसे मैंने कुछ बातचीत रखी। तो मैंने देखा कि राहुल गांधी सांप्रदायिकता का नाम नहीं लेता, डर की बात करता है, और ये कहता है कि ये वो हुकूमत है जो नफ़रत के आधार पे, पोलराइजेशन के आधार पे बनती है, लेकिन एक ख़ास मकसद से बनती है कि हिंदुस्तान के कुछ चुनिंदा कारपोरेट घरानों को फ़ायदा पहुंचाना है। तो सीधा लिंक है नफ़रत की राजनीति का और चंद व्यापारी घरानों के मुनाफे का। और ये बात इतनी सलीके से रखी राहुल गांधी ने कि मुझे लगा कि हमारी अप्रोच यही होनी चाहिए कि हम मसले की से जो जुड़े हुए शोषण का इशू है उसको लिंक करें, तो लोगों पे उसका असर पड़ेगा। और चौथी चीज़ जिससे मुझे लगा कि हमारी बात असर करती है, हमारे पैम्फलेट असर करते हैं, वो थी मंदिर का उद्घाटन। जब 2024 में 22 जनवरी को मंदिर का उद्घाटन हुआ, उस वक्त मैंने 2 पैम्फलेट बांटे, 4000 पैम्फलेट तो बांटे उद्घाटन के पहले, जिसका टाइटल था राम हम में से ताकत दो। पहला कि हमारे परिवार में जो लड़के लड़कियां हैं उनमें भेदभाव न बरतें, हमारे गांव में जो भिन्न भिन्न जातियों के लोग हैं उनमें भेदभाव न बरतें, हमारे गांव में जो भिन्न भिन्न धर्मों के लोग हैं उनमें भेदभाव न बरतें, हम इंसान को इंसान समझें, वगैरह वगैरह। आखिर में मैंने एक बात लिखी थी कि जितने कमाऊ मंदिर हैं, बड़े बड़े मंदिर, ये भक्ति के, आम जनता के लिए तो भक्ति के केंद्र रहे, लेकिन उनको जाने की परमिशन ही नहीं थी, मेजॉरिटी को तो अछूत बना के बाहर रखा गया। लेकिन इन्होंने प्राइमरीली 2 काम किए, एक तो कट्टर जाति प्रथा कंटिन्यू रखने का काम,
और दूसरा जमींदार और राजा इस तबके को महिमामंडित करने का काम किया। और जब ये बात मैंने तमाम जगह, वो भगवान राम के झंडे वंडे लगे हुए थे, उन्हीं गरीबों के घर में जब मैं गया ये बात कहने, तो एक आदमी ने मेरा पर्चा पढ़ा, पास ही था, वो बिहार का होगा। उसने 4 लोगों को बुलाया, सुनो सुनो सुनो। उसने पर्चे को धीरे धीरे पढ़ के सुनाया। बोले बात तो आपने सही लिखी। उसके बाद मैं 100 क्वार्टर गया, दिल्ली गेट के पास वाल्मीकि मंदिर वहाँ छोटा सा बना हुआ है, उसके पास कुछ लोग बैठे थे। उनने जब मैंने बात की तो उसने 10 लोगों को उसने बुला लिया। देन आई रियलाइज कि ये मंदिर का जो तमाशा खड़ा किया गया है, ये भक्ति से कोई संबंध नहीं है इसका। ये जलील करने की जो परंपरा चली आ रही है उसको महिमा मंडित करने के लिए खड़ा किया गया है। और उसका नतीजा निकला जब 2024 का इलेक्शन हुआ। इन 4 फैक्टर की मैंने जिक्र किया, शाहीन बाग, किसान आंदोलन, भारत जोड़ो यात्रा और ये मंदिर का उद्घाटन, इसकी वजह से इनकी सीटें बहुमत से नीचे रह गई। तो मैं मानता हूं कि, और दूसरा मेरा जो फ्लायर था, जो मंदिर अनुभाग में बात मैंने निकाला, उसका नाम रखा मैंने भक्ति और आज़ादी का जज्बा पैदा करें। तो भक्ति को मैंने डिफाइन किया, जो काम आप अपने अहंकार को एक तरफ रख के करते हो, डूब के करते हो, वो भक्ति कहलाता है। गांधी जी चरखा चलाते थे, वो भक्ति थी, तपस्या थी, उच्च कोटि की भक्ति थी। कबीर कपड़ा बुनते थे, रैदास जूता सिलते थे, डूब जाते थे। तो ये भक्ति है। भक्ति कोई कागजी चीज नहीं है, निकम्मी चीज नहीं है, जिंदा चीज है। राम आपको सामने दिखेगा। जब आप इस किसी काम में डूब जाओगे तो भगवान तो आपके सामने खड़ा है, आपको फिर अयोध्या की और काबा जाने की जरूरत नहीं। तो ये चीज मैंने रखी। आज़ादी से मेरी मुराद ये थी, जब मैंने समझाई लोगों को, लोगों ने दिल से कबूल किया। आज़ादी माने काम करने की आज़ादी, आपको दबाव की वजह से काम ना करना पड़े, बल्कि आप दिल लगा के कर सको, और जो काम आप करो उसकी पूरी मेहनत की मजदूरी आपको मिले, पूरा मेहनताना मिले। ये इसी को आज़ादी कहते हैं। तो ये बात लोगों के समझ में आई, और मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान का 70-80% आदमी, अगर आप बात सलीके से करेंगे, घमंड छोड़ के करेंगे, कई बार मैं तैश में आ जाता हूँ, गुस्से में, वो मेरी बात कोई सुनता नहीं फिर। और जिस वक्त मैं अपने गुस्से पे काबू करके, नफरत पे काबू करके मुद्दे की बात करता हूँ तो लोग सुनते हैं। सर, आपको, क्योंकि जिस तरह का माहौल है, मेरे को ये पूछना पड़ रहा है कि आपको कभी ऐसे कोई थ्रेट आया है या किसी ने से कॉल करके आपको धमकी दी हो? बहुत ही यूजुअल सा हो गया है कि आप जहाँ भी लोगों को जहाँ दिखने लगता है कि असर हो रहा है इस आदमी की बात का, वहाँ ये दबाव और ये थ्रेट्स वगैरह शुरू हो जाते हैं। नहीं, कोई खास थ्रेट नहीं आया। एक चिट्ठी विट्ठी जरूर आई। एक बार तोगड़िया का भाषण था रामलीला मैदान में, केंद्र में वाजपेयी की सरकार थी, तो मैं पर्चे बांट रहा था उन दिनों किसी मुद्दे पे लेके। तो मैंने देखा कि रामलीला मैदान में भीड़ लगी है, तो मैं चला गया। तो तोगड़िया प्रवचन कर रहे थे, बोल रहे थे, और बड़ी उग्र भाषा बोलते थे वो। तो उन्होंने कहा ये सरकार हज वालों को सब्सिडी दे रही है, वगैरह वगैरह बातें कही उन्होंने। तो मैंने अपने फ्लायर पे एक लाइन लिख के मैं मंच के पास गया। एक वॉलंटियर था, हमने कहा तोगड़िया जी को दे देना, उसने दिया होगा। 3 दिन के बाद मेरे पास एक चिट्ठी आई, गालियों से भरी हुई। अब ये उसमें तोगड़िया का नाम तो नहीं था, किसी उनके भक्त ने लिखी होगी, लेकिन बहुत ही जहरीली बातें मेरी बेटी, मेरी बहनों के लिए, इस प्रकार की जो अश्लील भद्दी से भद्दी बातें, आतंकित करने वाली बातें वो लिखी थी। लेकिन वो मैंने फाड़ के फेंक दी। तो ऐसा तो हुआ है, लेकिन कोई फिजिकल अटैक मेरे ऊपर कभी नहीं हुआ, ना मुझे कोई ऐसा अंदेशा है। मतलब मेरे को ये जानना है कि जैसे आम आदमी है जो थोड़े से मतलब इस मामले पे समझ चुके हैं कि बहुत सारे, मैं भी अब चेंज देख रहा हूँ कि लोगों को एकदम से थोड़ा सा ना वो जो पट्टी हटती है वो हटना शुरू हुई है। हाँ। तो जैसे जैसे जिन लोगों की पट्टी हटती जा रही है, तो हम कॉमन सिटीजन, हम स्टूडेंट्स हैं या जर्नलिस्ट हैं या अदर एक्टिविस्ट हैं, वो किस तरह से साथ आ सकते हैं? क्या तरीका हो सकता है लोगों को एक साथ ऑर्गेनाइज करने का, या एक साथ जुटकर मिलकर ये प्रेशर बनाने का, ताकि पब्लिक पॉलिसी भी उस
तरफ जाए? पहली बात तो ये कि मेरा जैसा आदमी, जिसकी ना तो कोई इतिहास की समझ है, ना जिसके लिए कोई एक्टिवली मैं किसी मुद्दे पे मतलब अपनी जान को जोखिम में डालता हूँ, तो इसे सुपरफिशियल तरीके काम में करता हूँ। लेकिन मैं अगर बात बोलता हूँ तो उसके पीछे आप जैसे सच्चे बच्चों की, आदमियों की, मेहनतकश लोगों की आवाज़ है वो। इट्स नॉट वी के त्रिपाठी बोल नहीं रहा है, ये प्रवीण बोल रहा है, आस्था बोल रही है, ये तमाम लोगों की आवाज़ है। तो आई एम जस्ट गिविंग एक एक्सप्रेशन टू मिलियंस ऑफ पीपल, इसलिए उसमें ताकत होगी ही। और ये सरकार को मजबूर कर देगी अपनी नीतियों को बदलने के लिए। अभी भी थोड़ा बहुत असर आ रहा है, हालांकि सरकार अपने मद में चूर है। अभी भी वो ग्लोरीफाई उन्हीं चीज़ों को कर रहे हैं। 100 साल का उनका जश्न मनाया जा रहा है और सिक्का निकाल दिया गया सेंटेनरी का। क्या बकवास चीज़ है भाई। आँख खोल के देखो, कबूल करो अपनी गलतियों को कि तुमने क्या क्या दगाबाजी की इस देश के साथ। तुम्हारी हुकूमत 11 साल से दिल्ली में अभी चल रही, 5 साल की बीच में चली थी। आपने पश्चाताप तो करो कि आपने क्या क्या किया है। इस देश को नफरत के जहर में डुबा दिया आपने। मजदूर की हैसियत आपने जानवर से बदतर कर दी। किसान की हैसियत, मंडी में जुबान नहीं खोल सकता आदमी, प्रोफेसर जुबान नहीं खोल सकता, सच्ची बात बोल नहीं सकता। आपने गूंगा बना दिया इस देश को। कभी कबूल तो करो, अपनी आत्मनिरीक्षण करो। हमारी हुकूमत वालों से मैं कह रहा हूं ये बात, और ये बात हमारे बच्चे बोलेंगे, बहुत जल्दी बोलेंगे। ये गुलामी के लिए भगवान ने इंसान को पैदा नहीं किया। सर ऊंचा करके, दर्दमंदी के साथ मेल जोल करके जिंदा रहने के लिए भेजा है। इंसान के अंदर प्यार का समंदर है। अगर हम अपनी खुदगर्जी को एक तरफ कर दें तो दरिया फूट पड़ेगा मोहब्बत का। हम इंसान बन जाएंगे, हम सच देखेंगे, हम जुल्म को जुल्म कहेंगे और जुल्म की मुखालफत करेंगे। वो होगा, जल्दी होगा। देख लेता हूँ मैं, कुछ रह तो नहीं गया। देख लो। मैं कुछ तो लिख के लाया था, पर इन जनरल आवाम को आप कोई मैसेज देना चाहते हो हमारे चैनल के थ्रू, इस इंटरव्यू के थ्रू, तो इफ़ यू। बेट 2 बातें करनी है। पिछले 100 बरस से इस धरती पर 2 खतरनाक चीज़ें चल रही हैं। एक वारफेयर, जिसमें हमने परमाणु बम तक बना लिया, हाइड्रोजन बम भी बन गए, यानी विनाश की अल्टीमेट ताकत अख्तियार कर ली। कोई एक देश चाहे अमेरिका या रूस जैसा तो पूरी दुनिया को कई बार ख़त्म कर दे, इतनी ताकत उनके पास आ गई। हमारे पास भी हमने बना लिया, एक पाकिस्तान ने, कई लोगों ने बना लिया है। और दूसरी चीज़ जो उससे भी ख़तरनाक है वो है प्रेजुडिस, यानी नफ़रत, ऑर्गेनाइज्ड नफ़रत की ताकत, जिसके आधार पे आप हुकूमत हासिल करते हो और एक इलीट क्लास को खड़ा करके उसके हाथ में पूरे संसाधन दे देते हो, मार्केट दे देते हो, नौकरियां दे देते हो। तो इसको, ये बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। नई पीढ़ी से मैं कहना चाहता हूँ कि आपके पास ना तो बम है, ना आपके पास दौलत है, ना आपके पास बड़ी बड़ी ऊंची पढ़ाई लिखाई की डिग्रियां हैं। आपसे भी विद्वान लोग इस धरती पे मौजूद हैं और इलीट क्लास उनको इंजीनियर बना के, डॉक्टर बना के, वकील बना के खरीद लेता है। तो आपके पास वो विद्वत्ता की ताकत भी नहीं है। लेकिन भगवान ने आपको एक ताकत दी है और वो ताकत है सच्चाई की ताकत। सच्चाई तब आएगी जब अपनी आंखों से आप ये जात, धर्म, देश वगैरह के पर्दे हटा दोगे। आप इंसान बन के अपने अहंकार को एक बाजू रख के देखना सीखोगे। जब आप जुल्म को जुल्म देखोगे और जुल्म कहोगे, वो ताकत आप में भगवान ने दी है। आँख खोल के देखो, आत्मनिरीक्षण करो। और मैं मशवरा देता हूँ नई पीढ़ी को कि आप जॉगिंग करना सीखो। जब जॉगिंग करने जाओ तो आप रिदम में दौड़ो, मुंह से सांस मत लो, नाक से सांस लेके दौड़ो और आसमान को देखो। आसमान में आपको दुनिया दिख जाएगी, भगवान दिख जाएगा, बशर्ते कि आपका दिमाग विचारों से खाली हो। आपके अंदर दर्दमंदी पैदा होगी, सच्चाई झलक जाएगी आपकी आंखों के सामने। आप अपनी ज़िंदगी को और तमाम किस्म के मेंटल प्रेशर दूर हो जाएंगे। ये घृणा जो आपने ऊपरी चीज़ों को लेके पैदा कर रखी, भाषा को लेके, धर्म को लेके, जात को लेके, हैसियत को लेके, वो कम हो जाएगी, बशर्ते कि आप अपने सेल्फ पर काबू पालो
एंड वंस यू डू इट, आप हिंदू मुसलमान से बहुत ऊंचे उठ जाओगे, सच्चे इंसान बन जाओगे। ये मेरा नई पीढ़ी को कहना है कि आप बहको मत। रामायण आपका ग्रंथ नहीं है, कुरान शरीफ आपका ग्रंथ नहीं है। ये तो आपको रास्ते दिखाने के वो है, मील के पत्थर जो लग जाते हैं ना, कि ये तो सिखाने के हैं। ये ग्रंथ सबके हैं, सबको सीखना है इनसे। रामायण अकेले हिंदुओं की नहीं है, मुसलमानों की भी, ईसाइयों की भी है, नास्तिकों की भी है। जो उसमें अच्छे सबक हैं वो हम सबके हैं। उसी तरीके से कुरान शरीफ सबकी है। ये हमारे बुजुर्गों ने अपने तजुर्बे से अपनी ज़िंदगी खपा के जो उनको एहसास हुआ सच्चाई का, वो उसमें लिखा है। तो उसमें उसका सच पकड़ लो आप। उसमें जंग वगैरह की बातें भी लिखी गई हैं। वो चूँकि स्पिरिचुअल कंटेक्स्ट में भगवान सबको मारता है, तो आप उस तरीके से उन चीज़ों को देखो। लेकिन इसका मतलब नहीं कि हर इंसान एक दूसरे को मारने लग जाए। तो इसलिए आप स्पिरिचुअलिटी का पैगाम उनसे सीखो, लेकिन कुदरत से सीखो, आसमान से सीखो। लोगों के दुख दर्द में डूब के उसमें से आपकी आंखें खुल जाएंगी। जस्ट लुक एट इट। आई थिंक बी ए ह्यूमन बीइंग, ये मेरा कहना है।